हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो आज हम इस पाठ पर चर्चा करते हैं पौधे और जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण मतलब पौधे और जंतुओं को बचाना। तो सबसे पहले आजकल अपन देख रहे हैं कि जो अपने पौधे और जंतुएं हैं वो कट रहे हैं। जो अपने पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं दिन प्रतिदिन। जिससे कटने को जो कटना, पेड़ों पौधों का जो कटना होता है वो क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों का कटना, मतलब वनों का करने पर समाप्त करना। और जिस समाप्त क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका अपन अन्य कार्यों में क्या कर रहे हैं, अपन प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों क्या अन्य कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले अपन कर रहे हैं कृषि के लिए भूमि प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अपन खेती के लिए भूमि चाहिए तो अपन क्या कर रहे हैं, भूमि को प्लान कर रहे हैं तो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। घर या कारखानों का निर्माण करना है तो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। फर्नीचर बनाना है या लकड़ी को ईंधन के रूप में लेना है तो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो एक प्रश्न आता है कि वनोन्मूलन क्या होता है और अपन पेड़ पौधों को किन उद्देश्यों से काट रहे हैं। अब ये तो कट रहे हैं, लेकिन कटने से हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कटने से हमारे वातावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन को पता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी पर क्या होगा, ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। मतलब प्रदूषण के स्तर मतलब CO2 का जो स्तर है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे अपना जो प्राकृतिक संतुलन है वो प्रभावित होगा। ठीक है, अब CO2 का बढ़ना क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को देगा, है ना। ग्लोबल अपने CO2 की मात्रा बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। और और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। और कम वृक्षों का अर्थ है CO2 का उपयोग कम से कम होना। जब CO2 का कम से कम उपयोग होगा तो वातावरण में क्या होगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और CO2 द्वारा पृथ्वी में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है ना। इससे कारण जो ग्लोबल वार्मिंग जो मैंने शब्द कहा था, विश्व उष्णन, तो मतलब वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से अपना जो जल चक्र, जो वाटर चक्र है, उसका संतुलन बिगड़ेगा। जिससे वर्षा कैसी होगी, प्रभावित होगी और सूखा पड़ जाएगा। तो ये सब रीजन किसके कारण हो रहा है, वनों के कटने से। तो एक प्रश्न ये बनता है कि वनों के कटने से हमारी पृथ्वी कैसे प्रभावित होगी, हमारा वातावरण कैसे प्रभावित होगा। तो ये अपन लिख सकते हैं और ये एक्चुअल भी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे वातावरण में, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को लेते हैं, जब कम पेड़ पौधे होंगे तो कम CO2 यूज होगी और जिससे से अधिक वातावरण में CO2 की मात्रा रहेगी। जब CO2 की मात्रा रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ताप में वृद्धि हो, जिससे अपना जो जल चक्र का जो होगा संतुलन भी बिगड़ेगा, पानी भी प्रभावित होगा, पानी कम बरसेगा और अपने सूखा पड़ सकता है। ठीक है, इसी कारण और क्या होगा, अब भूमि पर वृक्षों की कमी होने से फिर दूसरी घटना क्या होगी, मृदा अपरदन अधिक होगा। क्योंकि जो मृदा अपरदन मतलब ऊपरी की परत हटना, ऊपरी की परत हटने से क्या होगा, ह्यूमस की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जिससे उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और धीरे धीरे वो किसमें बदल जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी, है ना। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी की उपजाऊपन कम होना। तो धीरे धीरे वो उर्वर जो भूमि है, जो उपजाऊ भूमि, वो धीरे धीरे किससे बदल जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी। इसे अपन क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मतलब दो चीज़ें घटेंगी, एक तो अपने वातावरण में ताप की वृद्धि होगी तो वर्षा प्रभावित होगी और सूखा पड़ सकता है। दूसरा रीजन क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। मृदा की ऊपरी परत हटने से कठोर चट्टानें दिखने लगेंगी और इससे मिट्टी में क्या की कमी आएगी, उपजाऊपन, ह्यूमस की कमी आई, जिससे मिट्टी धीरे धीरे अपनी मरुस्थल में बदल जाएगी, जिससे अपन क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रभाव क्या है, वनों के कटने से मृदा की जल धारण क्षमता, मतलब जल को ग्रहण करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा और जल नीचे की ओर अंत सवर्ण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जिससे क्या होगा, बाढ़ भी आ सकती है। तो 3 रीजन अपन ने पढ़े अगर वन कटते हैं। अब अपन को पता चल गया कि जो वन है, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमें इन्हें बचाना भी चाहिए। तो हम इन्हें बचाएंगे कैसे, तो इनको बचाने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। सरकार, समाज, हमारा जो व्यक्तिगत प्रयास है, समाज है, इन और जो एजेंसी हैं, इन्होंने वनों और वन जंतु की सुरक्षा के लिए कई कार्य किए हैं। जैसे संरक्षण के नियम बनाए, विधियाँ बनाई, नीतियाँ बनाई। उनमें से सबसे पहले वन जंतु अभयारण्य,
फिर राष्ट्रीय उद्यान, तो इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण के हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना, और वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचे, इन क्षेत्रों को मना कर दिया गया। मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ना वृक्ष कटेंगे, है ना वृक्षों की कटाई होगी, ना शिकार किया जाएगा। फिर वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? जैसे अभयारण्य मतलब होता है सेंचुरी। एनिमल सेंचुरी क्या होती है? जहाँ क्या होता है, एनिमल सेंचुरी का, तो जहाँ कोई जंतु और उनका आवास को किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखते, मतलब उस क्षेत्र में जीव जंतु और उनका आवास कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो होता है वन्य जीव अभयारण्य। फिर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान अपन ने देखोगे जैसे शिवप्रिय माधव राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों को सुरक्षित किया गया है। मतलब वन्य जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वो कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यहाँ वो बंद नहीं रहते, खुले में घूमते हैं जीव जंतु। ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ वन्य जीवन, पौधे, जंतु संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। मतलब जैव मंडल आरक्षित मतलब विशाल है, राष्ट्रीय उद्यान से ही बड़ा होता है। यहाँ भी वन्य जीव पौधे और जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। कुल मिला के ये सब चीज़ें क्या है, पेड़ पौधे और जंतुओं को सुरक्षित रखने का स्थान है। फिर अपन आते हैं जैव मंडल आरक्षण क्या होते हैं। तो जैव मंडल आरक्षण क्या होते हैं? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और या सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों में। जैव विविधता, विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के, जैव में पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, उनकी उस विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, और इनकी संरक्षण के लिए जो क्षेत्र बनाए गए हैं वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक पंचमढ़ी, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उदाहरण आ सकता है पेपर में के कारण। तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित, सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। तो ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का ही ये चित्र है। यहाँ देखो अपन ने पढ़ा था, बोरी सेंचुरी आती है, चूड़ा सेंचुरी आती है, संरक्षित क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क आता है, ये सेंचुरी है पंचमढ़ी की। ठीक है। तो ये है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अपन अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो सबसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो जिसमें अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वो वनस्पति जात कहलाती है। जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होता है वो प्राणी जात कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? प्राणी जात। तो वनस्पति जात में जैसे अपन उदाहरण ले सकते हैं, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फण, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है। और प्राणी जात मतलब चिंगारा, नीलगाय, बकिंग, हिरण, चीतल, तेंदुए, जंगली घोड़, कुत्ता, भेड़िया, ये पंचमढ़ी जैव मंडल आज प्राणी जात है। तो प्राणी जात और वनस्पति जात किसे कहते हैं? तो ये पेपर में आ सकता है। तो किसी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधों को वनस्पति जात, और किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कैसे, उदाहरण के लिए आप जी कह सकते हैं। ठीक है। अब अपन आते हैं, चित्र है लोमड़ी, हिरण, है ना, जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, फर्ण और जामुन। अब आते अपन पढ़ते विशेष क्षेत्र स्पेसीज। इस विशेष क्षेत्र प्रजाति मतलब पौधे जंतुओं की वह स्पेसीज जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पेसीज कहते हैं। ये पेपर में आता है। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज किसे कहते हैं? तो पौधे और जंतुओं की जो स्पेसीज किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है विशेष क्षेत्र स्पेसीज कहलाती है। जैसे विशालकाय गिलहरी, है ना, गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ होती है, जिसे अपन विशाल गिलहरी कहते हैं। तो ये क्या विशेष क्षेत्र स्पेसीज है। और ये जैसे अपना ये जंगली आम या सागौन के पेड़ ये विशेष क्षेत्र में विशेष प्राणी वनस्पति जात है ना। जैसे ये आम पेड़ पौधों में, और गिलहरी, ठीक है, अपन ने गिलहरी के बारे में पढ़ा।
तो ये भारतीय विशाल गिलहरी जो पाई जाती है ये विशेष प्राणी है। उदाहरण के लिए अपन याद कर सकते हैं इसको, ये गिलहरी का चित्र है, ये विशाल गिलहरी है, मतलब विशेष स्पेसीज है, स्पेशल स्पेसीज है ना। और स्पेसीज सजीवों का विशिष्ट समूह है जो एक दूसरे से अंतर जन्म करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर संतान उत्पन्न कर सकते। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। मतलब ये इसका अर्थ ये है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ और अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर संतान उत्पन्न कर सकते, मतलब ये अपनी ही जाति में संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो फिर ये विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इनको स्पेशल अपन आरक्षित क्षेत्र में रखते हैं, क्योंकि ये विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज है। जैसे जंगली आम अपने यहाँ नहीं पाया जाता, तो इसके लिए इसकी भी सुरक्षा की जाती है। अब आते हैं वन प्राणी अभयारण्य। ये क्या होते हैं? यहाँ वन प्राणी अभयारण्य में क्या होता है? यहाँ प्राणियों और जंतुओं को मारना, शिकार करना और पकड़ना पूरी तरह से निषिद्ध होता है। अगर आप किसी राष्ट्रीय उद्यान में जाएं तो वहाँ ये लिखा रहता है कि किसी भी जीव जंतुओं को मारना, पकड़ना, शिकार करना बिल्कुल मना है। फिर इसके बाद आते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। नेशनल पार्क अपन जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अपन ने पढ़ा था, पंचमढ़ी में ही था, है ना। ये पर्यावरण के संपूर्ण संकटों को संरक्षण करने में पर्याप्त से राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, है ना। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण होता है। मतलब इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उस वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म की टीक मतलब सागौन इसी वन में मिलती है। तो साल और सागौन के जो पेड़ हैं वो अपन ने पढ़े थे, विशेष स्पेसीज हैं, मतलब ये इनकी बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये है राष्ट्रीय उद्यान में इन सब की अपन सुरक्षा करते। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रथम आरक्षित वन है जहाँ सागौन के पेड़ मिलते हैं। फिर इसके बाद अपन आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि वहाँ प्रोजेक्ट टाइगर मतलब यहाँ जैसे अपन ने पढ़ा था जो टाइगर मतलब टाइगर की यहाँ सुरक्षा का प्रोजेक्ट टाइगर की रिपोर्ट चली थी, जहाँ सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जहाँ बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना लागू की गई थी। किसके लिए? बाघों की रक्षा के लिए, टाइगरों की रक्षा के लिए ये योजना लागू की गई थी। ये टाइगर के चित्र है, टाइगर, जंगली भैंस और बारहसिंघा। ये वह स्पेसीज हैं जो नष्ट होने की कगार पर है, तो इसके लिए इन्हें संकटापन्न जंतु कहते हैं। मतलब बाघ उन स्पेसीज में से है जो धीरे धीरे हमारे वनों में कैसे हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। किसी समय यहाँ शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, विलुप्त हो सकते हैं, वो संकटापन्न जंतु, जैसे अपना डायनासोर जो पूरी तरह से अपनी पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। तो इसी प्रकार अपना शेर, हाथी और जंगली भैंसे, बारहसिंघा ये भी मतलब जितनी संख्या होनी चाहिए उससे ये कम है, इसलिए ये संकटापन्न जंतु कहलाते। तो इनकी सुरक्षा की अपन को बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए संकट। अब आती है रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? तो रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है कि इसमें संकटापन्न स्पेसीज, जैसे संकटापन्न स्पेसीज में कोई भी हो या पौधे हो या जंतु, इनके आंकड़े होते हैं वो रेड डाटा पुस्तक में होते हैं। मतलब रेड डाटा पुस्तक में अपन पता कर सकते हैं कि इनके आंकड़े कि शेर, टाइगर कितना है, सॉल या सागौन के पेड़ या जंगली आम, जिससे क्या संकटापन्न स्पेसीज हैं जिनका नष्ट होने की कगार पर, विलुप्त नहीं हुए पर इनकी जो संख्या है बहुत कम है। तो इन सब की जो आंकड़े किस में होते हैं? रेड डाटा पुस्तक में होते हैं। फिर आते हैं अपन प्रवास। प्रवास क्या होता है? जैसे अपन साइबेरिया जो क्षेत्र है जहाँ एक क्रेन पाई जाती है, वहाँ अत्यधिक सर्दी रहती है। तो अत्यधिक सर्दी होने के कारण जी अपने राजस्थान में भरतपुर पर आते हैं। आपने देखा होगा हंस की तरह क्रेन होती है, सफ़ेद रंग की होती हैं, तो जी अंडे देने के लिए यहाँ आते हैं। उनके मूल आवास से बहुत अधिक शीत होने के कारण जीवन यापन होती अनुकूल नहीं होता। तो ऐसे पक्षी उड़कर बहुत लंबे दूर की यात्रा करते हैं, इसे अपन कहते हैं प्रवासी
पक्षी कहते हैं। और जैसे यहाँ का मौसम गर्म होता है तो ये अपने स्थान पर चले जाते हैं। फिर कागज़ का पुनर्चक्रण। आपको पता है कि हमें जो हमें कागज़ जो प्राप्त होता है, अपन एक कागज़ का प्रयोग 5 से 7 बार पुनर्चक्रण कर सकते हैं। यदि कोई छात्र एक कागज़ की रोज़ बचत करता है तो हम साल में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं, क्योंकि इनका पुनः उपयोग पुनर्चक्रण हमें करना चाहिए, जिससे हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे जबकि कागज़ के उत्पादन में उपयोग होने वाले जल और ऊर्जा की भी अपन बचत कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कागज़ की हम बचत कैसे कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि कागज़ का जो पुनर्चक्रण है 5 से 7 बार कर सकते हैं, तो अपन पुनर्चक्रण करें और कागज़ की बचत करेंगे तो जिससे पुनर्चक्रण भी हमें कम से कम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, वृक्ष भी बचेंगे और जल और ऊर्जा की भी बचत होगी। इसी के साथ साथ क्या होता है, कागज़ के उत्पादन उपयोग होने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। मतलब अगर अपन कागज़ की बचत करेंगे तो रसायन, हानिकारक जो रसायन हैं उनकी में भी क्या होगी, कमी आएगी। अब आता है पुनः वन रोपण। पुनः वन रोपण मतलब वृक्षों को लगाना। माना वनोन्मूलन का उत्तर है पुनः वन रोपण। पुनः वन रोपण में क्या होता है, काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का क्या करना पड़ता है, रोपण करना पड़ता है। रोपण वाले जो वृक्ष होते हैं सामान्यतः उसी स्पेसीज के होते हैं जो वन में पाए जाते हैं। जो कम से कम उतने ही वृक्ष तो लगाना चाहिए जितने हम काटते हैं। मतलब ये है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वनोन्मूलन मतलब पेड़ों को काटना, और वन रोपण का अर्थ है काटे गए वृक्षों की कमी के उद्देश्य से नए वृक्षों को लगाना। तो जो वृक्ष अपन ने काटे हैं वही वृक्ष अगर अपन उतनी ही मात्रा में लगाएंगे तो जिससे अपना पर्यावरण भी कैसा होगा, संतुलित रहेगा। तो प्राकृतिक रूप से भी वनों का पुनर्रोपण हो सकता है। अब अपन आते हैं, इसी प्रकार हम अगली पीढ़ी के लिए भी हरी संपदा बनाए रखेंगे तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे अपन वनोन्मूलन से भी, मृदा अपरदन से और CO2 जो वातावरण बढ़ रही है उससे भी बच सकते हैं। और अपने जो स्पेशल स्पेसीज हैं, जो विशेष स्पेसीज या पौधे या जंतु, उनकी भी अपन रक्षा कर सकते हैं। अब अपन आते हैं इनके प्रमुख शब्दों पर। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु, है ना, विश्व में पाए जाने सजीवों की विभिन्न किस्में क्या कहलाती हैं, जैव विविधता। जैव मंडल आरक्षण क्या कहलाते हैं, इन्हीं जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जो क्षेत्र बनाए जाते हैं वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। वनोन्मूलन मतलब वनों का काटना। मरुस्थलीकरण अपन ने पढ़ा था कि जब मिट्टी में भूमि मृदा अपरदन होता है तो उसकी ऊपरी जो परत है वृक्षों की कमी के कारण ऊपरी परत निकल जाती है। ऊपरी परत का निकलना मतलब ह्यूमस का निकलना। और जैसी जैसी मिट्टी में उपजाऊपन कम होता है तो मिट्टी में उपजाऊपन है उसका कम होना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है। संकटा पारितंत्र में पेड़ पौधे जीव जंतु सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। संकटापन स्पेसी मान वे स्पेसी जो नष्ट होने की कगार या विलुप्त होने की कगार पर संकटापन स्पेसीज हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था विशाल गिलहरी और आम, जंगली आम। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज उसे बोलते हैं जो विशेष क्षेत्रों में विशेष स्पेसीज पाई जाती है, विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे विशाल का है गिलहरी। और संकटापन स्पेसीज में जैसे टाइगर, हाथी, बारहसिंगा ये खत्म हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं और जितनी इनकी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो ये संकटापन स्पेसीज है। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज मतलब विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पेसीज को विशेष क्षेत्र स्पेसीज कहते हैं। विलुप्त का अर्थ वही है, विलुप्त होने मतलब नष्ट होना। जैसे डायनासोर जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम प्राणी जात कहते हैं। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी मतलब जीव जंतु, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात और जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर शब्दों को अगर आप समझोगे, इसलिए मैं शब्दों को रिपीट करती हूँ जिससे आपको ये शब्द याद हो जाए। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? प्रवास वह परिघटना है जहाँ वो रहते हैं वहाँ ठंड अधिक हो जाती है, तो ये अपने प्रजनन के लिए अन्य क्षेत्र पर आते हैं जहाँ ठंड कम हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये प्रवास करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? प्रवासी
पक्षी कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जहाँ जीव जंतुओं को मारना, शिकार करना एक दंडनीय अपराध है। फिर रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है? रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पेसीज का रिकॉर्ड रहता है, मतलब जो स्पेसीज जो नष्ट होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उनका क्या होता है? संरक्षण होता है। पुनः वन रोपण मतलब नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करना, मतलब जो अपन ने जितने पेड़ काटे उसी के पेड़ उतने ही लगाना क्या कहलाता है? पुनः वन रोपण कहलाता है। ठीक है। और अभयारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य वही चीज़ है, यहाँ भी पेड़ पौधों जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब कुल मिला के जो तीनों जो शब्द हैं ये इसी से रिलेटेड है, वन प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जी आपसे पूछा जा सकता है, अलग से पूछ सकते हैं, वन प्राणी अभयारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। तो ये सब किसके लिए है? जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए ही बने हैं। तो तीनों का आंसर सेम ही है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी शब्द, अगर कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसे मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।